नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में आज हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले अधिगम। देखिए, मनोविज्ञान का अगर महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाए तो वो है अधिगम। आज हम अधिगम की चर्चा करेंगे यहाँ पे कि अधिगम क्या होता है, अधिगम किन किन चीज़ों से होता है, इस अधिगम के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस कालांश में, जिसके टॉपिक का नाम रहेगा अधिगम। देखिए, सबसे पहले हम अधिगम होता क्या है। अधिगम होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। यहाँ अधिगम है सीखना। हम जो भी बात सीखते हैं तो वो कैसे सीखते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, उनको हम कैसे ग्रहण करते हैं, उन बातों का जिक्र यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अधिगम जो होता है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो इसका अर्थ होता है संकुचित अर्थ और एक होता है इसका व्यापक अर्थ। अगर हम इसकी संकुचित अर्थ की बात करें अधिगम की, अगर हम अर्थ की बात करें इसकी, तो ये जो इसका अर्थ है, अगर संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित अर्थ में तो क्या निकलता है? संकुचित अर्थ में निकल करके आता है कि इसका मतलब होता है सीखना, लर्निंग। बट यहां पे हम बात करें कि इसके व्यापक अर्थ की, तो व्यापक अर्थ इसका देखिए क्या कह रहा है। व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें तो व्यापक अर्थ ये कह रहा है कि यदि हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, उस व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसको हम अधिगम कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, विशेष तौर से हम बात करें तो हमारे व्यवहारवादी जो हैं उनके अनुसार ये कहा जाए कि एड़ी से चोटी तक लेकर हमारे अंदर आने वाला जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन किसमें? व्यवहार में। व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब हुआ व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन जो है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए, संकुचित अर्थ की दृष्टि से देखें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अगर इसकी व्यापक दृष्टि से हम इसके अर्थ को जानें तो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, यानी किसी भी जीव के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है। इसको हम यूं भी सीख सकते हैं कि अधिगम का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसका, देखिए, ये कह सकते हैं कि अधिगम में सीखना नहीं, इसमें सिखाना भी हो सकता है। तो सीखना कैसे हो सकता है? जैसे अपन बात करें, हम केवल कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी जो है वो हमसे सीख रहे हैं, लेकिन हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो सीखना और सिखाना दोनों में ही व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अध्यापक में भी होता है तो बच्चों में भी होता है। तो सीखना और सिखाना दोनों ही हमारे व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं सीखना या सिखाना ही क्या है? अधिगम है। यहां देखिए, अधिगम की हम बात करें तो अधिगम को लेकर के हमारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। जो हमारी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में परिभाषा को लेकर के अमूमन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आज हम सबसे पहले इनकी क्या करेंगे? परिभाषाओं की बात करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं को हम एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे कि हम परीक्षा में उस प्रश्न को देखते ही क्या करेंगे? पहचान जाएंगे कि ये परिभाषा किसकी है। ये परिभाषा हिलगार्ड की है या किंग्सले की है या स्किनर की है या गिलफोर्ड की है या हिलगार्ड की है या वुडवर्थ की है या स्किनर के। तो ये जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिकों के मैं नाम ले रहा हूं, तो हम वहां परीक्षा में क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसने परिभाषा दी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तरीका अपनाएंगे और उस तरीके के आधार पे हम इनकी परिभाषाओं का यहां पे जिक्र करेंगे। तो देखिए, इनकी हम बात करें परिभाषाओं की, अधिगम की परिभाषा को लेकर के काफी बार प्रश्न आते हैं और लगभग हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अधिगम की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देखिए, विद्वानों के अनुसार अलग अलग इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, इन परिभाषाओं को हम एक इजी बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक का देखिए हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और उस ट्रिक का यदि हम परीक्षा के दौरान करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम सही आंसर के ऊपर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा यहां पे ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। देखिए, मान लीजिए
जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा घर है, और इस घर के मान लीजिए ये एक क्या है, गेट है, ये घर का क्या है, एक गेट है, मेन गेट है घर का। इन घर से हम क्या करेंगे, इस घर से ही हम क्या करेंगे, इसकी सारी परिभाषाओं को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है कि एक नंबर पे देखिए हम बात करें किसकी, एक नंबर पे बात आती है गेट की। घर में सबसे पहले क्या है, ये पहली अगर बात देखी जाए तो घर की हम पहली स्थिति कहां से देखेंगे, गेट से। तो यहां गेट का मतलब हम बनाएंगे इसको गेट से, गेट्स क्या बनाएंगे, इसको गेट्स बनाएंगे। गेट्स हमारे क्या है, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दी है, एक परिभाषा दी है किसकी, अधिगम की। तो सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे किसकी, गेट्स की। गेट्स के बाद में 2 नंबर की यदि हम बात करेंगे तो यहां 2 नंबर पे बात आती है कि हमारे गेट्स के सामने या कहें मेरे घर के गेट के सामने एक क्या है, एक गार्डन है। तो उस गार्ड से हम क्या बना देंगे, गार्डनर। मेरे गेट के सामने क्या है, एक गार्ड है, हम कहें उसको बगीचा है, और उससे हम यहां पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम बनाएंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, गार्डनर। तो ये क्या बन गया, ये गार्डनर बन गया। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि मेरे जो घर का गेट है तो गेट से क्या बनाएंगे, गेट्स बनाएंगे, और उस गेट के सामने क्या है, उस गेट के सामने क्या है, यहां पर गार्ड, और गार्ड से क्या बन गया, गार्डनर। यहां पे क्या बन गया, यहां पे ये बन गया बगीचा। 3 नंबर पे हम बात करें कि इस गार्डन के अंदर, इस बगीचे के अंदर, इस बगीचे में क्या है, इस बगीचे के अंदर एक पेड़ खड़ा है, उसको हम बोलेंगे वुड। वुड होती है लकड़ी, तो उसको हम बोलेंगे वुड वर्थ। यानी इसे जो हमारा गार्डन है, हमारा जो बगीचा है, इस गार्डन के अंदर एक क्या खड़ा हुआ है, पेड़ खड़ा हुआ है। पेड़ को हम क्या बोले, वुड बोले। तो यहां पर वुड से बन गया वुडवर्थ। इस वुड के ऊपर, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इस पेड़ के ऊपर क्या बैठा हुआ है, एक कोआ बैठा हुआ है। कोआ को हम क्या बोलते हैं, क्रो एंड क्रो। तो इससे हमारे मनोवैज्ञानिक बन गए कौन, इससे हमारे मनोवैज्ञानिक बन गए क्रो एंड क्रो बन गए। यानी देखिए हमने सबसे पहले बात किसकी की कि हमारे घर का जो गेट है, गेट से हमारा बना गेट्स। उस गेट के सामने क्या है, उस गेट के सामने यहां पर हम बात करें तो देखिए क्या बना, यहां पर बना गार्डनर। क्या बना, गार्डनर बना। गार्डनर से क्या बना, वुडवर्थ बना। वुडवर्थ से क्या बना, क्रो एंड क्रो बना। अब इस पेड़ के ऊपर क्या, एक क्या बैठा हुआ है, कोवा बैठा हुआ है। इस कोवे से हम बात करें तो कोवे से हम बात करें कि इस कोवे ने क्या किया कि संयोगवश से इसके 5 नंबर की बात करें तो इसने क्या एक दिन कोई गलती से क्या मर्फी वगैरह खा ली। तो मर्फी जो शब्द होता है वो गार्डनर मर्फी इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है इसका, गार्डनर मर्फी पूरा नाम होता है। ये मर्फी खाने से क्या होता है कि कोए के वो क्या हो जाती है, गले में फंस जाती है। तो गले से क्या हो जाता है, गिलफर्ड बन जाता है। ये क्या बना, गिलफर्ड बना। और गिलफर्ड जब कोए के गले में ये मर्फी फंस जाती है तो गिलफर्ड से हम क्या बनाएंगे कि अब हम वहां बगीचे में टहल रहे थे तो हमने देखा कि एक कौवा वहां पे परेशान हो रहा है। तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना हम इसको कहां लेके चलें, इसको हम डॉक्टर के पास लेकर के चलें। तो हमारे वहां जो मोहल्ले के अंदर जो डॉक्टर थे उनका नाम है स्किनर। ये कौन थे, स्किनर थे। तो हम इस कोए को कहां लेके गए, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कौन होते हैं यहाँ पे, स्किनर होते हैं। अब हम डॉक्टर साहब के पास लेकर के जाते हैं तो कौवे को देख करके स्किनर साहब ने कहा कि इसको तो इस प्रकार का कोई हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्रैक्टिस करके देखें, हो सकता है कि इसके गले में कुछ फंसा हुआ है तो हम इसको क्या करें, हम इसको हिला के देखें। अगर हम इसको हिलाते हैं तो हो सकता है कि गले से इसमें जो फंसी हुई कुछ भी है वो बाहर निकल सकती है। तो उससे क्या कहा कि इसको आप हिलाओ। तो हिलाने से क्या बन गया, हिलगार्ड बन गया। तो ये हो गया हिलगार्ड। हिलगार्ड के बाद में देखिए जो ही उस कोवे को हिलाया जाता है तो कोवे के गले से फंसी हुई जो मर्फी का टुकड़ा था वो बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद
कौवा है वो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, और वो क्या करता है, अपने जो पक्षियों का जो एक तरीके से राजा कहें, उसको स्वतंत्र कहें, तो वो जाकर के क्या होता है, उड़ जाता है, और किंग शले, किंग यानी राजा, यानी पक्षियों के राजाओं की भांति वहां से उस कौवे को उड़ा दिया जाता है। तो यहां पर हम विशेष तौर से लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं, तो हमारे ये 8 जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी परिभाषा को ही अक्सर पूछा जाता है। इन 8 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को ही अक्सर पूछा जाता है। तो यहां अब हम कैसे पता चलेगा कि इन 8 परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर गार्डनर की ये है, क्रो एंड क्रो की ये है, स्किनर की ये है, हिलगार्ड की ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके कुछ शब्दों का हम क्या करेंगे, एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करेंगे। मनोविज्ञान की भाषा में सहसंबंध होता है कि एक विषय वस्तु को किसी दूसरी विषय वस्तु से जोड़ करके अगर पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, सीखा जाता है, तो वो सहसंबंध कहलाता है। तो इन सारे शब्दों को हम किसी ना किसी से संबंधित करके पढ़ेंगे और उससे ये हमारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये याद रखना है कि देखिए ये हमारे घर का क्या है, गेट है। तो गेट से नंबर 1 क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे हम, गेट से क्या बनाएंगे, गेट्स। 2 नंबर पे देखिए क्या होता है, यहां पर हम बनाएंगे इसको गार्डनर। क्या बनाएंगे इसको, गार्डन जो होता है, बगीचा जो होता है, गार्डन शब्द से, यानी ये मेरे घर का गेट है, इस घर के सामने क्या है, इस घर के सामने क्या है, यहां पे देखिए गार्डनर, गार्ड से बन गया, गार्डनर बन गया, बगीचा बन गया। और यहां पर हम बात करें किसकी, उस बगीचे के अंदर, उस गार्डन के अंदर, उस बगीचे या गार्डन के अंदर क्या है, एक पेड़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड। और वुड से क्या बन जाता है, वुडवर्थ बन जाता है। उस पेड़ के ऊपर क्या बैठा हुआ है, उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ, जिससे हम क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक को ला सकते हैं। कोए ने गलती से कुछ भी खाया तो उसके गले में कुछ फंसने की वजह से क्या हो जाता है, वो गिलफर्ड यानी कौवा नीचे गिर जाता है पेड़ से। फिर उस कोए को देख करके वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको लेकर के जाते हैं कहां, स्किनर के पास। स्किनर को हम क्या समझ सकते हैं, एक डॉक्टर समझ सकते हैं। और उसके बाद स्किनर ने हमें एक सलाह दी कि इसको यदि हम हिलाते हैं तो हो सकता है कि गले में फंसी हुई चीज है वो बाहर आ सकती है। तो हमने भी वही किया कि उस कौवे को हिलाया, और हिलाया तो उससे हिल से बन गया हिलगार्ड। और फिर जो ही कोए के गले से फंसी हुई चीज बाहर आई तो कौवा जो था वो क्या हो गया, किंग्सले यानी पक्षियों के राजाओं की भांति आसमान में उड़ जाता है। ये तो इनका एक हमारा क्या है, इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने का एक तरीका है। अब जब हम इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार की परिभाषा दी है, उसकी बात यहां पर आती है। तो देखिए जो परिभाषा होती है उसमें केवल 1 या 2 शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी शब्दों का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। और 1 या 2 शब्दों से ही हमें मनोविज्ञान में परिभाषाओं का पता लगा लेना चाहिए कि ये शब्द किसने कहा और ये किसने। तो देखिए जो हमारे गेट्स जो है, यानी हमारा गेट है, उस गेट के सामने हम एक शिक्षित लोग होने के नाते हमारे गेट के सामने भी अमूमन किस प्रकार के लोग रहेंगे भाई, शिक्षित लोगों के मोहल्ले में, कॉलोनी में अक्सर कौन रहता है, उनके अक्सर वही लोग रहते हैं जो क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, या प्रशिक्षण लिए हुए होते हैं, या अभ्यास लिए हुए होते हैं। तो यहां हमारे गेट के सामने सबसे पहले यहां पे क्या आया, यहां पर आया उन लोगों का जिक्र। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर आएगा अभ्यास और प्रशिक्षण। अभ्यास और प्रशिक्षण, यहां पर 2 शब्द मिलेंगे हमें, अभ्यास और प्रशिक्षण। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार। अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार। अब देखिए यहां पर हम बात करें गार्डनर ने जो अपनी परिभाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए यहां पर गार्डनर ने का संबंध है बगीचे से, और बगीचे का क्या लिया जाता है, वातावरण। तो यहां पर इनकी परिभाषा में एक महत्वपूर्ण शब्द आपको मिलेगा वातावरण।
और वातावरण यदि किसी डेफिनेशन के अंदर, किसी परिभाषा के अंदर वातावरण शब्द जुड़ा हुआ है तो हमें वहां मान लेना चाहिए कि वहां पर यह परिभाषा किसकी है, ये गार्डनर की परिभाषा है। ये हमें वहां पर ध्यान रखना चाहिए कि वातावरण के अनुकूल हमारे व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। अब हम बात करते हैं वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में क्या किया है कि वुडवर्थ ने, देखो वैसे शुरू हो रहा है तो वैसे ही हम यहां पर इसकी बात करें तो वैसे इन्होंने जो परिभाषा दी है वुडवर्थ ने, तो यहां वैसे विकास शब्द का प्रयोग किया इसने। तो इसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यहां पर देखिए क्या शब्द मैच कर रहा है, यहां पे किस शब्द का यहां पे सहसंबंध हो रहा है, यानी विकास शब्द का। वैसे हम यहां पे क्या समझेंगे, विकास। और विकास शब्द का अपनी परिभाषा में जिसने प्रयोग किया है वे कौन है, वैसे वुडवर्थ है। तो यहां पर इसकी परिभाषा में विकास शब्द को महत्व दें। उसके बाद क्रो एंड क्रो, देखिए क्रो एंड क्रो में 3 शब्द हैं। तो यहां पर क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा में 3 शब्दों पर बल दिया है। और 3 शब्द कौन कौन से हैं, उन्होंने दिया है आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों, और अभिवृत्तियों। यहां पर देखिए आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार जो डेफिनेशन है, परिभाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसको हम कैसे याद करें, देखिए क्रो एंड क्रो, यहां 3 शब्द हैं। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में 3 शब्दों का प्रयोग किया है, आदत का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का। तो यहां इनका हम सहसंबंध स्थापित करेंगे और सहसंबंध इसका स्थापित करेंगे, इसको बॉन्डिंग के रूप में देखें तो यहां पे देखिए 3 शब्द हैं, इसमें भी कितने शब्द मिलेंगे, और ये 3 शब्द जिस डेफिनेशन में मिलेंगे तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की है। इस परिभाषा को अपन को ध्यान से देखना है क्योंकि ये परिभाषा अक्सर परीक्षा में आती है, तो यहां इससे हमारे गलती नहीं हो जाए, ये ध्यान रखनी है। अब देखिए अगली परिभाषा आती है गिलफर्ड की। तो गिलफर्ड महोदय ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, देखिए व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इन्होंने 2 बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। गिलफर्ड ने 2 बार किसका प्रयोग किया है, 2 बार गिलफर्ड ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। देखिए इसको हम कैसे समझें कि मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं, घर पे हम बॉल से किसी पड़ोसी का ग्लास टूट जाता है और वो ग्लास टूटने के बाद क्या होता है, पड़ोसी उलाहना लेकर के जब हमारे घर आता है तो हमें घर वाले डांटते हैं। और डांटते हैं तो क्या होता है कि हमें उनके व्यवहार को देख करके हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं और आगे से हम ये सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार हम दोबारा नहीं करेंगे। देखिए गिलफर्ड के अनुसार क्या हुआ कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, की हम कोई भी हमारे से गलती होती है या हम कोई भी सीखते हैं तो हमारे अंदर गलती भी हो सकती है और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। गलती करेंगे तो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और यदि हम कोई अच्छी बात सीखते हैं तो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन जो है वो क्या है, अधिगम है। किसके अनुसार, गिलफर्ड के अनुसार है। ये बात हमने कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट का उदाहरण ले सकते हैं या किसी भी अन्य कोई बात का ले सकते हैं, या हम कोई गलत काम करते हैं और पड़ोसी आकर के हमें उलाहना देते हैं और उलाहना देते हैं तो हम उन पड़ोसियों की बात को हमारे पेरेंट्स के माध्यम से सुन करके क्या होते हैं, हमारे व्यवहार में हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और उससे यदि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है तो हम मान लें कि हमारे अंदर क्या हुआ है, हमारे अंदर अधिगम हुआ है। और इसी को गिलफर्ड ने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन संबंधी इसकी परिभाषा दी है। तो इनकी परिभाषा को विशेष तौर से देखें कि गिलफर्ड महोदय ने क्या किया, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन जो है वो क्या है, अधिगम है। फिर बात आती है देखिए स्किनर महोदय ने क्या कहा कि उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि होना ही क्या है,
अधिगम है। तो इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि होना, उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि होना क्या है? अधिगम है। यानी उत्तरोत्तर ज्ञान में यदि वृद्धि हो रही है, यानी हम दिन प्रतिदिन जो कुछ सीखते जा रहे हैं, हमारा जो ज्ञान बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें क्या हो रहा है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को ही स्किनर महोदय ने क्या कहा कि उत्तरोत्तर ज्ञान में वृद्धि होना ही क्या है? अधिगम कहलाता है। ये अपन को याद रखना है। यानी अब बात आती है हमारे पास किसकी? हिलगार्ड के अनुसार। हिलगार्ड महोदय ने यहां पर जो परिभाषा दी है वो कही है कि पुराने अनुभवों के द्वारा, पुराने अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इन्होंने देखिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? पुराने अनुभवों शब्दों का प्रयोग किसने किया है? हिलगार्ड महोदय ने किया है। तो यहां पर देखिए पुराने अनुभवों से हम कैसे लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए अपना यहां पर जो पेड़ था, वुड, सूखी लकड़ी, एक तरीके से समझे इसको। अब ये जो पेड़ था ये क्या था? ये पुराना था, और इस पुराने अनुभवों के द्वारा हम सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हिलगार्ड। और पुरानी कोई भी चीज होती है तो क्या हो जाता है? वो कमजोर हो जाता है, वो हिलने लग जाता है। हम कैसे भी समझें कि हिलगार्ड, हिलेगा कौन? हिलेगा वो जो पुराना हो जाता है, प्राचीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो हिल का मतलब हिलना से लगाएं, और हिलगार्ड का संबंध किससे लगाएं? पुरानी चीज से। और पुराना शब्द जहां पर भी मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर वो परिभाषा किनकी हो सकती है? वो हिलगार्ड की हो सकती है। अब देखिए हमारे अंतिम कौन बचे? किंग्सले। और किंग्सले महोदय ने क्या कहा कि अभ्यास के द्वारा इन्होंने एक नई चीज बताई कि नवीन ज्ञान व प्राचीन, दो परिभाषाएं इसकी, नवीन ज्ञान व प्राचीन ज्ञान के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। और इनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अभ्यास और प्रशिक्षण, इन्होंने भी एक क्या किया है? अभ्यास शब्द का जैसे गेट्स ने प्रयोग किया है, तो यहां इन्होंने भी अभ्यास शब्द का प्रयोग किया है। तो कि नवीन ज्ञान और प्राचीन ज्ञान के द्वारा यदि हम उसमें सामंजस्य स्थापित करके अगर पढ़ते हैं तो वो भी क्या हो सकता है? अधिगम हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदि इनमें हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए गेट्स के बारे में काफी बार आता है, गार्डनर के बारे में। ऐसे तो हम बात करें तो 16-17 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा यहाँ पे पढ़ने को मिलती है, लेकिन उनमें से नहीं, जो हमारा मेन फोकस रहता है एग्जाम के अंदर, वो इन 5-6 जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इनकी परिभाषा को पूछा जाता है। अधिगम की परिभाषा को लेकर के क्वेश्चन आता है। तो हमें गार्डनर की अच्छे से याद रखनी है, वुडवर्थ की रखनी है, क्रो एंड क्रो की रखनी है, गिलफर्ड की रखनी है, स्किनर की रखनी है, हिलगार्ड की। तो विशेष तौर से इन्हें मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को अपन को ध्यान में रखना है। तो देखिए हमें एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये मेरा घर है, इसे देखिए घर के क्या है? गेट। गेट से हम क्या बनाएंगे? गेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे इससे? अब इस गेट के सामने क्या है? यहां पर हम इसको बगीचा, और बगीचे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यहां पर गार्डनर बोलेंगे इसको। तो यहां पर गार्ड से बनाया हमने गार्डनर, और गार्डनर के द्वारा फिर इस हम बात करें बगीचे में, इस बगीचे में क्या है? एक पेड़ है, और पेड़ को क्या बोलते हैं? वुड। वुड से क्या बन गया? लकड़ी। और पेड़ कहें तो इस पेड़ के ऊपर क्या है? एक कौवा बैठा हुआ है। कौवे ने गलती से कुछ ऐसी चीज खा ली जिसके गले में उसके वो चीज फंस जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने से क्या करते हैं कि वहां पर मौजूद लोग जो होते हैं वो कहां लेके जाते हैं? स्किनर के पास लेकर, यानी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सलाह दी कि इस कोए के साथ क्या किया जाए? इसको हिलाया जाए। तो हिलाने से उसका एक मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आए, क्या है? हिलगार्ड। और जब वो चीज कोए के गले से निकली तो कौवा क्या है? पक्षियों की राजाओं की भांति आसमान में उड़ जाता है। देखिए यहां पर बात करें गेट्स, तो गेट्स ने दो शब्दों का प्रयोग किया है कि अभ्यास और प्रशिक्षण शब्द का। अगर गार्डनर की बात करें तो गार्डनर ने अपनी परिभाषा में केवल एक शब्द को महत्व दिया है, क्योंकि बगीचे का संबंध किससे होता है? वातावरण से। ऐसे इसको संबंध स्थापित करके इसको याद रखना है। वुडवर्थ ने देखिए वैसे होता है वुडवर्थ, और वैसे ही होता है विकास।
तो इन्होंने विकास शब्द को महत्व दिया, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। और यदि क्रो एंड क्रो की हम बात करें, इसकी परिभाषा को याद रखने के लिए, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 शब्दों का प्रयोग होगा, क्रो एंड क्रो 3 शब्द हैं, तो इन्होंने अपनी परिभाषा में 3 शब्दों को महत्व दिया है, आदत को, ज्ञान को और अभिवृत्ति को। आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों के द्वारा हमारे व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आता है तो वो क्या कहलाता है, वो अधिगम कहलाता है। देखिए गिलफर्ड की यदि हम बात करें तो गिलफर्ड से क्या करें हम, यहां पर व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, इसको हम कह सकते हैं। तो यहां व्यवहार शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार, हम ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो उत्तरोत्तर, ये कह सकते हैं स्किनर एक प्रकार का संकीय आदमी है कि प्रश्न पे प्रश्न पूछता रहता है, उत्तरोत्तर का मतलब उत्तर पे उत्तर देता रहता है, ये कह सकते हैं। तो उत्तरोत्तर शब्द का संबंध किससे है, स्किनर से है। हिलगार्ड की यदि बात करें तो हिलगार्ड, हिल का मतलब हिलती क्या चीज है, जो पुरानी होती है, जो प्राचीन होती है। तो इन्होंने देखो किसका प्रयोग किया, पुराने अनुभवों के द्वारा। और किंग्सले ने नवीन ज्ञान एवं नवीन ज्ञान के द्वारा, प्राचीन और नवीन ज्ञान के द्वारा जो संबंध स्थापित होता है उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई अधिगम की परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं को हम अच्छे से याद करें, इनको संबंधित किसी दूसरे चीज से जोड़ करके याद करेंगे तो परीक्षा में कभी गलती नहीं होती है। मैंने दोस्तों मेरी तरफ से इस परिभाषाओं को सरल बनाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी बेहतर और मनोविज्ञान के साइको के जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो आप मुझे इसके बारे में बताएं कि आपको किस प्रकार से समझ में आया या नहीं आया, या आपकी ये प्रतियोगी परीक्षा में ये महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज हम इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं, कल हम इसको अधिगम को बाधित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों की बात करेंगे। आज इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम। ये कि गोल अचीव होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू। पहला प्लान शानदार तालियां पकड़ा, उस पानी में डालना जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब कि एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे
वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।